हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द रूल बुक। अब हम कर रहे थे CCS लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स 1988, यानी कि किसी एम्प्लॉई को LTC पर जाने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना होता है, किन किन कंडीशंस का LTC के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका एक सेशन हम कर चुके हैं जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस की थी इसकी कंडीशंस को, किन किन एम्प्लॉयज़ को मिलती है, किन को नहीं मिलती हैं। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। होम टाउन LTC के पर्पज़ में बार बार जिक्र होता है कि आप अपने हेडक्वार्टर से होम टाउन जाने के लिए 4 साल के ब्लॉक में से किसी भी एक 2 ईयर ब्लॉक में एक होम टाउन LTC ले सकते हैं। और जो न्यू रिक्रूट होते हैं उनको तो अपनी सर्विस के पहले 8 साल तक के लिए हर साल अगर वो चाहें तो होम टाउन LTC ले सकते हैं, और अगर वो चाहें तो 4 साल के ब्लॉक में से 3 बार वो होम टाउन LTC और 1 बार ऑल इंडिया LTC अवेल कर सकते हैं। तो जो बार बार जिक्र आता है होम टाउन, वो होम टाउन होता कहाँ है, क्या होता है। होम टाउन मीन्स द टाउन, विलेज और एनी अदर प्लेस डिक्लेयर्ड एज सच बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एक्सेप्टेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर। होम टाउन वो जगह, वो गांव या वो शहर का नाम होता है जो कि एक सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा ज्वाइन करने के समय, अपनी सर्विस बुक बनवाते समय अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करता है कि ये मेरा नेटिव होम टाउन है, और उस होम टाउन को उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा, हो सकता है वो आपके यहाँ HOS हो सकता है वो HOD हो या HOO हो, यानी कि हेड ऑफ ऑफिस हो, जो भी हो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। चेंज ऑफ होम टाउन, क्या कोई सरकारी कर्मचारी बार बार अपना होम टाउन चेंज कर सकता है? कर सकता है, तो उसे कौन परमिशन देगा ऐसा करने की? क्योंकि हो सकता है वो हर ब्लॉक ईयर में, चाहे वो 4 साल वाला ब्लॉक ईयर हो या 2 साल वाला ब्लॉक ईयर हो, वो हर बार हो सकता है होम टाउन LTC लेने की कोशिश करता हो या लेता हो। तो देखते हैं क्या कंडीशन होती है। द होम टाउन वंस डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, यानी कि सेवा में नियुक्ति के समय आपने एक बार जो होम टाउन डिक्लेयर कर दिया और उस होम टाउन को आपकी कंट्रोलिंग ऑफिसर ने भी, यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वही आपका फाइनल माना जाएगा। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अब कभी कभार कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हों। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री में ऑथोराइज अ चेंज इन सच डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड दैट such a change shall not be made more than once during the service of a government servant। यानी कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर कोई सरकारी कर्मचारी चाहता है तो वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट की परमिशन के द्वारा अपना होम टाउन चेंज कर सकता है। और अगर वो सरकारी कर्मचारी जो अपना होम टाउन चेंज करना चाहता है वो खुद ही HOD है, वो खुद ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोस्ट पर कार्यरत है, तो उस मामले में उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के पास ये पावर है कि वो उसको होम टाउन चेंज करने की परमिशन देगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये चेंज करने की परमिशन जो है वो किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपनी पूरी सर्विस के दौरान, चाहे वो कितने भी साल की आप करें, पूरी सर्विस के दौरान आप केवल एक बार में ही अपने होम टाउन को चेंज कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। अदरवाइज़ जो आपने एक बार सेवा में आने के समय जो डिक्लेरेशन दे दी कि ये आपका होम टाउन है, उसी को फाइनल माना जाएगा। आई होप कि आपको होम टाउन से रिलेटेड जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। LTC to a newly married husband of a female government servant। अब कोई महिला है जो सरकारी कर्मचारी है, वो अपने नेटिव प्लेस जाती है, वहाँ जाकर वो शादी कर लेती है, तो जब उसके हस्बैंड भी उसके साथ में आएंगे उसके ड्यूटी प्लेस पर, यानी कि उसके हेडक्वार्टर पर जहाँ पे वो
नौकरी कर रही है, तो उस केस में उसको एलटीसी कैसे मिलेगी? व्हेन ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स टू हर होम टाउन, यानी कि कोई महिला सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेकर अपने घर जाती है, अपने होम टाउन जाती है, अवेलिंग ऑफ एलटीसी, वो एलटीसी लेकर गई है, एंड गेट्स मैरिड इन द होम टाउन, और होम टाउन जा कर के उसकी शादी हो जाती है। एलटीसी मे बी अलाउड आल्सो टू द हस्बैंड ऑफ द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द जर्नी परफॉर्म्ड बाई हिम फ्रॉम द होम टाउन टू द हेडक्वार्टर ऑफ द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो वो महिला कर्मचारी जब अपने पति को भी अपने साथ में अपने होम टाउन से अपने ड्यूटी हेडक्वार्टर पर लेकर आएगी, तो उसे वन साइड का फेयर मिलेगा। वो वन साइड का फेयर क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके हस्बैंड तो पहले गांव में रह रहे थे ना, जहाँ पे उसका होम टाउन था। अब वो आएंगे अपने होम टाउन से ड्यूटी हेडक्वार्टर पर, तो उनको वन साइड वाला फेयर मिलेगा। यही सेम केस मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी हो सकता है कि वो गए हों अपनी छुट्टी पर, वहाँ जाके उन्होंने शादी कर ली, तो वो भी अपनी पत्नी को जब लेकर आएंगे अपने ड्यूटी प्लेस पर, तो उनको भी वन साइड का एलटीसी मिलेगा। कुछ डिपार्टमेंट में इसको एएलटीसी बोला जाता है, यानी कि एडिशनल एलटीसी, जिसमें कि आप पहली बार अपनी फैमिली को, अपनी स्पाउस को अपने होम टाउन से अपने ड्यूटी प्लेस पर लेकर के आते हो शादी करने के बाद में। एलटीसी ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी कि जब कोई कर्मचारी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पर होता है तो उसको एलटीसी किस प्रकार मिलता है? एलटीसी टू विजिट होम टाउन इन ए ब्लॉक ऑफ 2 years and to any place in India once in 4 years will be allowed both ways during leave preparatory to retirement provided the return journey is completed before the expiry of the leave preparatory to retirement। देखो, आपको ये समझना है कि जो होम टाउन एलटीसी है वो आपको 2 साल के ब्लॉक ईयर में एक बार मिलेगी, और ऑल इंडिया एलटीसी जो है वो 4 साल के ब्लॉक ईयर में आपको एक बार मिलेगी। यानी टोटल 4 साल की ड्यूरेशन को भी 2 सब पार्ट में डिवाइड करके 2-2 साल के 2 ब्लॉक ईयर बना दिए गए हैं। उन 2-2 साल के दोनों ब्लॉक ईयर में आप एक बार अपनी होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं और एक बार आप ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हैं। तो यही मामला लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों पर भी लागू होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक ही रखी गई है। आपको वो दोनों एलटीसी मिल सकती हैं 4 साल के ब्लॉक ईयर वाली, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको दोनों साइड की जर्नी, जाने की भी और वापस आने की भी, कंडीशन यही है कि आपको वापस भी आना है अपनी छुट्टियां ख़त्म होने से पहले ही। जो आप लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट वाली छुट्टी लेकर के गए हो, आपको वो छुट्टी ख़त्म होने से पहले अपनी वापसी की यात्रा पूरी कर लेनी है, तभी आप इस एलटीसी के लिए इंटाइटल होगे। डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ विजिट अंडर एलटीसी टू एनी प्लेस इन इंडिया। जब कोई कर्मचारी अपने 4 साल में एक बार वाली ऑल इंडिया एलटीसी अवेल करता है, तो वो कहाँ जाना चाहता है, कहाँ उसके फैमिली मेम्बर जाना चाहते हैं, उसके ऊपर क्या क्या कंडीशन लागू होती हैं, वो कहाँ जाएगा, इसकी जानकारी वो किसको देगा। तो चलिए जानते हैं। द इंटेंडेड प्लेस ऑफ विजिट shall be declared by the government servant in advance to his controlling officer। यहाँ पर आप कंट्रोलिंग ऑफिसर को ऐसा मान के चलिए जो आपका हेड ऑफ ऑफिस है। कुछ जगह पे उसको हेड ऑफ स्टाफ बोला जाएगा, कुछ जगह पर उसको हेड ऑफ ऑफिस बोला जाएगा, यानी कि वही आपकी कंट्रोलिंग ऑफिसर पावर रखता है। तो आप जब भी ऑल इंडिया एलटीसी लेना चाहते हैं तो आपको जाने से पहले ही अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, कंट्रोलिंग ऑफिसर को रिटर्न में ये जानकारी देनी है कि आप किस प्लेस पर ऑल इंडिया एलटीसी अवेल करके विजिट करना चाहते हैं। फिर बता रहा हूँ, आपको ये जानकारी अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को रिटर्न में देनी है, वो भी यात्रा पर जाने से पहले। द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट may be changed before the commencement of the journey with the approval of his controlling officer।
अब आपने प्लान बनाया था सपोज गोवा जाने का, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि यात्रा शुरू करने से पहले ही आपका प्लान चेंज हो गया। आपने सोचा कि अब गोवा ना जा कर के केरला घूमने चलते हैं। तो आपको अगर ये प्लान चेंज करना है तो आपको इसकी जानकारी भी अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को देनी होगी और उनसे अप्रूवल भी लेनी होगी कि वो आपकी इस आपने जो भी उनको जानकारी दी है इस जानकारी को वो अप्रूव भी कर दें कि आप अपनी यात्रा का जो टारगेटेड एरिया है, जो प्लेस है, इंटेंडेड प्लेस है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं। इसकी अप्रूवल आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी ने आपको दे दी है। और ध्यान रखो, ये दोनों केस अभी जो हमने पढ़े हैं ये तब हो रहे हैं जब आपने यात्रा शुरू नहीं की है। इट मे नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी। अगर एक बार आपने यात्रा शुरू कर दी, आप प्लान बना करके गए थे कि हम तो गोवा जाएंगे, अब आप ट्रेन में या प्लेन में बैठ के जैसे भी आप जा रहे हैं, आपकी यात्रा शुरू हो गई, बीच में आपका मन पलट गया कि नहीं अब गोवा नहीं चलते, केरला चलते हैं, तो ऐसा आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। आप अपने इंटेंडेड प्लेस ऑफ विजिट को चेंज नहीं कर सकते। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वेयर इट इज़ एस्टाब्लिश्ड, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके कारण ये साबित हुआ कि द रिक्वेस्ट फॉर चेंज कुड नॉट बी मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी, कि आप यात्रा शुरू करने से पहले अपने चेंज जो आप करना चाह रहे हैं उस जगह का वो आप नहीं बता सके अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को। और वो क्यों नहीं बता सके? ओविंग टू सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि ऐसी कुछ परिस्थितियां बन गई कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट की काबू में नहीं था कि वो इसकी जानकारी दे पाए। यानी कि हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, या जहां आप जाना चाह रहे थे आपकी यात्रा शुरू करने के बाद में या जस्ट यात्रा शुरू करने से पहले वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि अब आप वहाँ नहीं जा सकते। यानी कि गवर्नमेंट ने आपको वहाँ जाने से मना कर दिया, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने उस एरिया को सील कर दिया। कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, बाकायदा वो परिस्थिति उस गवर्नमेंट सर्वेंट के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए कि आप इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, तब आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है। परिस्थिति वो होनी चाहिए जो आपके काबू से बाहर हो, कि ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि आप इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाए, तो उस परिस्थिति में भी आप को परमिशन दे दी जाएगी अपना प्लेस चेंज करने की। दिस रिलैक्सेशन मे बी मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एज द केस मे बी। तो जिसके पास भी पावर होगी वो हो सकता है आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री हो, जो भी मामला है। तो आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, वो परिस्थिति जो आपके काबू से बाहर है, उस परिस्थिति में आपको अपना इंटेंडेड प्लेस ऑफ विजिट चेंज करने की परमिशन दी जा सकती है। टाइप ऑफ लीव ड्यूरिंग LTC। अब आप लीव ट्रैवल कंसेशन अवेल करके कहीं घूमने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ऑफिस तो आएंगे नहीं, तो कौन से टाइप की छुट्टियां आप लेकर के जाओगे तब आपको LTC अवेल करने का बेनिफिट होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं केवल आज मेरा मन हुआ कि अब 2 दिन की हॉलीडे हैं, सेकंड सैटरडे है और संडे है, और 2 दिन की मैं LTC लेकर के चला जाता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? चलिए देख लेते हैं। द LTC शैल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ लीव। किसी भी टाइप की छुट्टी के दौरान आपको LTC दी जा सकती है, इंक्लूडिंग कैजुअल लीव एंड स्पेशल कैजुअल लीव। चाहे आप कैजुअल लीव लेकर गए हैं या आप स्पेशल कैजुअल लीव लेकर के गए हैं, कितने दिन की लेकर के जा रहे हैं उसका यहाँ पर कोई भी मेंशन अभी नहीं है। आपने EL ली, आपने HPL ली या आपने CL ली, आपने कोई भी छुट्टी ली, लेकिन आप किसी एक टाइप की छुट्टी ज़रूर अवेल करके गए हैं, तब आपको LTC देने का बेनिफिट है। नोट में क्या लिखा है? LTC कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर द पीरियड ऑफ हॉलीडे ओनली,
केवल हॉलीडे के छुट्टियों के दौरान, हॉलीडे की वैसे तो छुट्टी होती है लेकिन वो आपके लीव अकाउंट से नहीं कटती है, तो वो इस सिचुएशन में जब आपकी 2 या 3 दिन या हो सकता है कोई 1 दिन में जाने का इच्छुक भी हो, केवल हॉलीडे में आप एलटीसी अवेल नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि सेकंड सैटरडे संडे और साथ में कोई गेस्टेड हॉलीडे या रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ऐड हो जाता है तो 3 या 4 दिन की भी छुट्टियां एक साथ हो जाती हैं। लेकिन इन छुट्टियों में, इन हॉलीडे के दौरान आप एलटीसी अवेल नहीं कर सकते। आपको ईएल, एचपीएल या सीएल ज़रूर लेनी होगी, चाहे आप 1 दिन की ही क्यों ना लो, तब जा कर के आप एलटीसी अवेल कर सकते हो। यानी कि एलटीसी तभी मिलेगी जब आपकी लीव की किसी भी टाइप आपने ली है प्लस आपने हॉलीडे ले लिया, वो मान लिया जाएगा। लेकिन अकेला हॉलीडे लेकर आप एलटीसी लेने जा रहे हो वो नहीं माना जाएगा। फॉर वैकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, वो सरकारी कर्मचारी जो वैकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं उनके लिए एक और केस है। इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन ए वैकेशन डिपार्टमेंट, वैकेशन विल बी ट्रीटेड एज रेगुलर लीव फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो वैकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत है वो अपनी वैकेशन के दौरान एलटीसी पर जाना चाहता है तो उस समय उसको किसी भी प्रकार की ईएल, एचपीएल या सीएल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी वैकेशन को ही एलटीसी के पर्पज़ के लिए रेगुलर टाइप की लीव मान लिया जाएगा। इंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड जर्नी ओनली। आउटवर्ड जर्नी का मतलब है कि आप अपने हेडक्वार्टर से लेकर के अपने होम टाउन तक केवल एक साइड का एलटीसी लेना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हैं? ए डिपेंडेंट सन डॉटर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट और गेटिंग मैरिड आफ्टर गोइंग टू होम टाउन और रिमेनिंग देयर फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ स्टडीज़। यानी कि आपका बेटा या आपकी बेटी जो आपके ऊपर डिपेंडेंट थे वो आपके साथ में होम टाउन गए, अपने ड्यूटी प्लेस से लेकर के आप उनको होम टाउन लेकर के गए, वहाँ जा कर के गेटिंग एम्प्लॉयमेंट उन्हें कोई जॉब मिल गई और गेटिंग मैरिड या आपकी बेटी की शादी हो गई। और तीसरा केस क्या है? रिमेनिंग देयर फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ स्टडीज़, या वो अपनी पढ़ाई करने के लिए होम टाउन में ही रह गए। तो इन तीनों कंडीशन में आप उनके लिए वन साइड एलटीसी अवेल कर सकते हो अपने हेडक्वार्टर से होम टाउन तक जाने का। द फैमिली हैविंग परफॉर्म्ड द जर्नी टू होम टाउन हैव नो इंटेंशन ऑफ कंप्लीटिंग द रिटर्न जर्नी फ्रॉम होम टाउन। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि आपका परिवार आपके साथ रह रहा था, आप उनको लेकर के अपने ड्यूटी प्लेस से होम टाउन तक गए और होम टाउन जा कर के आपने पता किया या कुछ परिवार में कुछ बात हुई और ये डिसाइड हुआ कि अब आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स होम टाउन से वापस ड्यूटी प्लेस या हेडक्वार्टर पर नहीं जाएंगे। उस केस में भी प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर गोज इन राइटिंग द कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिटर्न जर्नी इफ परफॉर्म्ड बाय द फैमिली मेम्बर्स एट ए सब्सिक्वेंट डेट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो रिटर्न में इसकी जानकारी देगा कि अभी मेरा परिवार केवल एक साइड की ही एलटीसी अवेल करेगा, बाकी फैमिली मेम्बर्स अगर वो बाद में आते हैं तो वो भी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लाइन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए, तो उन्हें रिटर्न जर्नी का भी एलटीसी अवेल करने का बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज वो केवल वन साइड का एलटीसी ही अवेल कर पाएंगे। अब केस आ जाता है कि अब चले तो गए वन साइड की लेकर के, क्या कुछ ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि वापस आने में भी केवल एक साइड का मिले, यानी कि होम टाउन से अपने ड्यूटी प्लेस पर आने का वन साइड का एलटीसी अवेल कैसे हो सकता है? ए न्यूली मैरिड वाइफ कमिंग फ्रॉम होम टाउन टू हेडक्वार्टर और ए वाइफ हु हैज़ बीन लिविंग लॉन्ग एट होम टाउन and did not avail herself of the LTC in respect of the outward journey। देखो क्या हुआ, कोई
मेल गवर्नमेंट सर्वेंट अपने हेडक्वार्टर से अपने होम टाउन गया, वहाँ जाके उसकी शादी हो गई। तो जो उसकी फैमिली में उसकी वाइफ ऐड हुई हैं, जो डिपेंडेंट हैं उनकी, वो उनके साथ होम टाउन से ड्यूटी प्लेस पर आएंगी। तो इस मामले में भी वो एक साइड की एलटीसी ले सकते हैं रिटर्न जर्नी की। दूसरा मामला क्या है, उनकी वाइफ लंबे समय से उनके होम टाउन में ही रह रही थी और उन्होंने वन साइड आने का यानी ड्यूटी प्लेस से होम टाउन जाने का एलटीसी नहीं लिया था और अब वो वापस आ रही हैं होम टाउन से हेडक्वार्टर तक। तो वो एक साइड का यानी कि होम टाउन से अब हेडक्वार्टर आने का एलटीसी अवेल कर सकती हैं। ए चाइल्ड लीगली अडोप्टेड बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल स्टेइंग इन द होम टाउन। जब कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर गया था तो वहाँ जाके उसने किसी बच्चे को अडोप्ट कर लिया होम टाउन जाने के बाद में। तो अब वो क्या करेगा, अपने साथ में उस बच्चे को भी होम टाउन से ड्यूटी प्लेस अपने हेडक्वार्टर पर लेकर आएगा। तो इस मामले में भी वो उस बच्चे के लिए जो उसने अपने होम टाउन जाकर अडोप्ट किया था, एक साइड का यानी कि ओनली रिटर्न जर्नी का होम टाउन से हेडक्वार्टर तक आने का एक साइड का एलटीसी अवेल कर सकेगा। ए डिपेंडेंट सन डॉटर रिटर्निंग विद पेरेंट्स और कमिंग अलोंग फ्रॉम होम टाउन वेयर ही सी हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज़ और लिविंग विद ग्रैंड पेरेंट्स। आपके डिपेंडेंट बच्चे, चाहे वो आपका बेटा है चाहे वो आपकी बेटी है, जो अपने होम टाउन में रह रहे थे, उसका कारण क्या बताया गया है कि हो सकता है वो अपने होम टाउन में रह कर के पढ़ाई कर रहे हों या होम टाउन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के साथ रह रहे हों, लेकिन अब वो होम टाउन से हेडक्वार्टर तक आ रहे हैं। तो इस मामले में भी उनको वन साइड का रिटर्न जर्नी एलटीसी अवेल करने का अधिकार है। ए चाइल्ड हु वाज प्रीवियसली बिलो 5 or 12 years of age but has completed 5 or 12 years of age only at the time of return journey। यानी कि ये वो बच्चे हैं जो रह रहे थे ड्यूटी प्लेस पर गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ में ही, लेकिन जब उन्होंने हेडक्वार्टर से होम टाउन तक जाने की यात्रा की उस टाइम पर उनकी एज 5 या 12 साल से कम उम्र की थी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 5 साल और 12 साल का क्या मतलब है। आपको पता होगा कि 5 साल से कम एज के बच्चे के लिए ट्रेन टिकट नहीं लगती है। जब वो हेडक्वार्टर से अपने होम टाउन आ रहे थे उस समय उनकी एज 5 साल से कम थी, इसीलिए उन्हें रेलवे टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब वो जब हेडक्वार्टर वापस जाना चाह रहे हैं अपने होम टाउन से तो उनकी एज 5 साल से ज़्यादा हो गई, यानी कि अब वो वापसी का उन्हें टिकट लेना पड़ेगा। तो ऐसे मामले में उन्हें वन साइड रिटर्न जर्नी के लिए एलटीसी अवेल करने का बेनिफिट मिलेगा। एलटीसी टू ऑफिशियल्स अंडर सस्पेंशन। जब कोई सरकारी कर्मचारी उसके विभाग के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है तो क्या उसे एलटीसी मिलेगी? क्या उसके परिवार के डिपेंडेंट मेंबर्स को एलटीसी मिलेगी? क्या कंडीशंस हैं? ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन कैन नॉट अवेल ऑफ एलटीसी। खुद सरकारी कर्मचारी जो सस्पेंड हो रखा है वो खुद के लिए एलटीसी अवेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ही कैन नॉट गेट एनी लीव इंक्लूडिंग कैजुअल लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। क्योंकि जब वो सस्पेंड हो रखा है तो उस टाइम पर उसे किसी प्रकार की छुट्टी ग्रांट नहीं की जा सकती। जब उसे छुट्टी ही नहीं मिलेगी तो कुछ स्लाइड पहले हमने पढ़ा था कि आपको एलटीसी अवेल करने के लिए किसी भी एक टाइप की छुट्टी लेना ज़रूरी है। अब यहाँ मामला क्या है कि जब उसको छुट्टी ही नहीं मिल सकती तो बिना छुट्टी के वो एलटीसी अवेल कैसे कर सकता है? यानी कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो अंडर सस्पेंशन है वो खुद के लिए एलटीसी अवेल नहीं कर सकता। As he continues to be in service during the period of suspension, members of his family are entitled to LTC। देखिए मामला क्या है
कि एम्प्लॉई भले ही अंडर सस्पेंशन है लेकिन वो अभी भी सरकारी कर्मचारी है। भले ही वो ड्यूटी से वर्तमान में मुक्त चल रहा है लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी में तो वो शामिल है। इसीलिए उसके बाकी जो उसके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वो एलटीसी अवेल कर सकते हैं खुद के लिए। ध्यान रखना, केवल फैमिली मेंबर्स को एलटीसी मिल रही है, खुद सरकारी कर्मचारी को एलटीसी नहीं मिल रही है सस्पेंशन के दौरान। एलटीसी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाहिल ऑन स्टडी लीव। अब कुछ एम्प्लॉई होते हैं जो लंबे टाइम के लिए स्टडी लीव ले लेते हैं, कई महीनों तक की, तो उनको एलटीसी किस प्रकार मिलता है। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अवेल एलटीसी फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्टडी लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया और होम टाउन। यानी कि जिस जगह पर रह करके वो अपनी स्टडी पूरी कर रहे हैं वो चाहे तो वहाँ से अपने होम टाउन तक जा सकते हैं या वो चाहे तो वहाँ से लेकर के वो ऑल इंडिया एलटीसी भी अवेल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द रीइंबर्समेंट ऑफ फेयर should be restricted to the fare admissible for travel between his headquarters station to any place in India or hometown or actual expenditure whichever is less। अब मैं आपको दो कंडीशंस बताता हूँ। एक है जहाँ पर उसका ड्यूटी प्लेस था, जो उसका हेडक्वार्टर था। अब वहाँ से तो उसने क्या किया, वो स्टडी लीव लेकर के किसी इंस्टीट्यूट में या किसी दूसरी जगह पर अपनी स्टडी पूरी कर रहा है और अपने जहाँ पर वो स्टडी कर रहा था वहाँ से उसने डिसाइड किया एलटीसी लेने का। अब आप मामला समझना, वो उस जगह से जहाँ पर वो स्टडी कर रहा है वो चाहे तो वहाँ से होम टाउन एलटीसी ले, चाहे वो वहाँ से ऑल इंडिया एलटीसी ले, लेकिन जब वो अपना टिकट रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम करेगा, अपने डिपार्टमेंट में जमा करेगा, तो डिपार्टमेंट क्या चीज़ देखेगा, उसकी डिस्टेंस मापी जाएगी कि क्या उसकी जो डिस्टेंस है वो हेडक्वार्टर से उसके होम टाउन तक या हेडक्वार्टर से लेकर के उसके ऑल इंडिया एलटीसी जहाँ पर वो घूमने गया वहाँ तक की डिस्टेंस। दूसरा केस क्या है, जहाँ पर वो स्टडी कर रहा था, स्टडी से उसकी होम टाउन की डिस्टेंस या फिर उसके स्टडी प्लेस से ऑल इंडिया एलटीसी जो उसने अवेल की जिस जगह पर जाने के लिए, दोनों में से जो भी कम जगह, कम डिस्टेंस, कम किराया वाला सीन होगा, कम वाला मामला ही उसको दिया जाएगा। गवर्नमेंट ये ट्रिक हर जगह अपनाती है। जब भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देने की बारी आती है तो सरकार उसको मिनिमम देती है, लेकिन जब उससे वापस लेने की बारी आती है तो सरकार उससे मैक्सिमम लेती है। आपको ध्यान ये रखना है कि वो सरकारी कर्मचारी जहाँ रहकर स्टडी कर रहा है और जो उसका हेडक्वार्टर था, उन दोनों में से जिस जगह वो घूमने गया वहाँ तक का जो मिनिमम किराया होगा, चाहे वो एक्चुअल किराया कम लगा हो या उसके हेडक्वार्टर से वहाँ तक जाने में कम किराया लगता हो, उसको मिनिमम फेयर ही दिया जाएगा। When the family members are staying with the government servant at the place of his study leave, जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा वो कंडीशन सरकारी कर्मचारी के लिए खुद के लिए लागू थी। अब उसके परिवार वाले अगर उसके साथ रह रहे हैं स्टडी लीव के दौरान उसी जगह पर, द रीइंबर्समेंट विल बी एज फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जिस प्रकार जो रूल उसके ऊपर लागू हो रहे थे वो उसके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी लागू होंगे। सेम तरीके से जो भी कम किराए वाला सीन होगा वो कम किराया उसको दिया जाएगा। When not staying at the place of study leave, जब उसके फैमिली मेम्बर स्टडी लीव के दौरान सरकारी कर्मचारी के साथ में नहीं रहते हैं तो क्या होगा, द रीइंबर्समेंट विल बी एज अंडर द नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एलटीसी स्कीम। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, बाकी जो सामान्य नियम हैं एलटीसी के वो उनके ऊपर लागू होंगे। तो ये था एलटीसी के बारे में सेकंड पार्ट। अभी भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए थर्ड वीडियो फिर लानी पड़ेगी,
क्योंकि एक ही वीडियो में करते चलेंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर होने लग जाओगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एलटीसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स के साथ में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।